नमस्कार अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते। आपका। अवनीश जी, अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में प्रयागराज की पुलिस पहुंच चुकी है, तो अब तो गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव। किसी केस में किसी की गिरफ्तारी कितनी संभव है, किसी को अग्रिम जमानत कितनी मिल जाएगी या कितनी नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि चार्जेस क्या हैं और किस धारा के तहत चार्जेस हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो ये मामला आया है, ये पॉक्सो के तहत है और पॉक्सो में बड़े साफ प्रोविजन है कि पॉक्सो में दर्ज अगर कोई मामला हो जाता है तो उसमें किसी तरह की अग्रिम जमानत की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अच्छा, चलिए छोड़ देते हैं अग्रिम गुंजाइश जमानत की बनती है कि नहीं बनती है, तो क्लियर है नहीं बनती है। लेकिन अभी जो आपने सूचना दी कि पुलिस पहुंच चुकी है, गिरफ्तारी किसी भी समय होगी, तो अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन भी तो जान लेना जरूरी है ना। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि पुलिस अपना काम करे, मैं गिरफ्तारी का विरोध नहीं करूंगा। ये ऐसा नहीं है कि बड़े महान बन रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। जो बात मैंने अभी बताई कि अगर पॉक्सो के तहत कोई केस दर्ज हुआ है तो आपको किसी तरह के रिलैक्सेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है, गिरफ्तारी होनी ही होनी है। तो अविमुक्तेश्वरानंद जब ये जानते हैं, इतने समझदार आदमी वो हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे राजनीतिक दांव चल रहे हैं, इतना मतलब वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो एबीवीपी से लड़े हैं कि एनएसयूआई से लड़े हैं। अरे मैं कहता हूँ वो मुस्लिम लीग से लड़े हों, चाहे वो अपनी कोई वैदिक पार्टी बना के लड़े हों, लेकिन इज अ वेरी स्मार्ट एंड कनिंग पॉलिटिशियन। अब उनकी ये प्रमुख आइडेंटिटी है जो उनके भगवा धारी संत सोकाल्ड होने के ऊपर चस्पा हो चुकी है। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने ये एक स्मार्ट अपने आप को दिखाने का प्रयास किया है कि नहीं नहीं, पुलिस आए गिरफ्तार कर ले। अरे भाई, चोर हो तुम, पकड़े गए हो, ऐसे केस में पकड़े गए हो जिसमें तुम्हें कोई जमानत नहीं मिल सकती अग्रिम, और अग्रिम जमानत तो छोड़ दो, अब तुम्हें प्रॉपर रेगुलर बेल लेने में पॉक्सो वो ऐसा केस होता है कि जिसमें रेगुलर बेल पहले तो किसी सेशन कोर्ट से हो नहीं सकती, और हाई कोर्ट से भी आपको पॉक्सो में बड़े चने चबाने के बाद जब कोई केस कोर्ट को लग जाए कि कहीं कोई लैकुना है, और यहां पर क्या है, एडीजे रेप कोर्ट में बाकायदे वीडियोग्राफ्ड बयान है, एक सीडी की भी बात कही जा रही है। यही कहूंगा कि कही जा रही है, हम कोई ऐसे गैर जिम्मेदार लोग नहीं है ना, आपका प्लेटफॉर्म गैर जिम्मेदार है कि हम जो है शोशेबाजी के खाली व्यूज के चक्कर में बोल दें कि ये फलाने सीडी मिली, उसमें 8 कैरेक्टर थे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी भी औपचारिक रूप से सीडी सबमिट किए जाने की बात डिस्क्लोज नहीं है, लिटिगेटेड इशू है। तो अविमुक्तेश्वरानंद के पास अब कुछ बचा था नहीं। जब आपके पास कुछ बचता नहीं है, आपको पता है कि मेरी गिरफ्तारी होनी है, तो आप अपने आप को महान बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो पुलिस का सहयोग कर रहा हूं। अरे नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे भाई इस केस में? तुम या तो भाग जाओ, भगोड़े हो जाओ, वो तुम कर नहीं सकते। कारण ये कि तुम इस समय दूसरे एजेंडे पर काम कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद ने मोदी के खिलाफ से लेके उसके बाद योगी पर पर्सनल अटैक, ऐसा नहीं है कि योगी पर पर्सनल अटैक अविमुक्तेश्वरानंद ने ये माघ मेले के ड्रामे पर ही किया है। इसके पहले आप देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद ने अचानक मोर्चा खोल दिया योगी के खिलाफ। जरा सोचिए क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों किया अविमुक्तेश्वरानंद ने? क्या केवल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के चढ़ावे पे किया या उनके एजेंडे पे किया? नहीं, दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद को अपने किए अपराध की पूरी भनक लग चुकी थी कि यह मामला अब कोर्ट पे जाएगा, यौन शोषण वाला। और जब अविमुक्तेश्वरानंद को यह पता लग गया तो उस बंदे ने कांग्रेस सपा से संपर्क किया और कहा कि मैं आपके इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत हूं, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, मैं जब इस केस में फंसूंगा तो आप मुझे पॉलिटिकल बैकअप दीजिएगा। ये साफ समझ लीजिए, ये खेल इस तरीके से रचा गया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? कायदे से विपक्ष तो आपको बचा नहीं पाएगा भाई। विपक्ष जो सब, अगर किसी तरह के आपको मदद की उम्मीद है या राहत की उम्मीद होनी चाहिए तो किससे होनी चाहिए? वो जिसकी सरकार है उससे होनी चाहिए। चूंकि यहां उत्तर प्रदेश का ये मामला था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है,
ये बहुत अच्छी तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से इस तरह के घटिया कुकर्म पर कोई मदद उन्हें नहीं मिल सकती। दूसरा, अब ये हो सकता था कि चलो भाई फलाने प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हमको नहीं हेल्प करेंगे, तो हम जो है सेंटर में भी तो भाजपा की सरकार है, चलो हम केंद्र से इस तरह की मदद और प्रेशर डलवा देंगे, कहलवा देंगे मुख्यमंत्री को कि भाई इनकी मदद कर दीजिए। यहां भी अभिमुक्तेश्वरानंद ये जानता है कि केंद्र से कहीं से भी इस तरह का अपराध कुकर्म में हमको केंद्र सरकार भी कोई सहायता करने की लिए तैयार नहीं होगी। क्या आपको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इस तरह के पाक्सो के बच्चों के यौन शोषण के केस में किसी को हेल्प करेंगे, या योगी से कहेंगे कि भैया इनकी मदद कर दो, या केंद्र का कोई मंत्री ये कहेगा योगी से, और कहने की हिम्मत रख सकता है क्या? नहीं रख सकता है इस मामले में साहब, नहीं रख सकता है। आप मुझे ये बताइए, हमारे घर का बच्चा कहीं अगर किसी गलती, ईश्वर न करे, लेकिन हमारे घर का बच्चा अगर इस तरह के आरोप में कहीं उसके ऊपर आरोप लग जाता हो, आप तो फिर किस मुंह से आप जाएंगे पैरवी मांगने भाई? किस मुंह से? मुझे याद है एक बार बड़े यंग डेज की बात है, मतलब मैं अभी भी कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, यंग ही हूँ, लेकिन हमारे जब कॉलेज दिनों के बात थे, तो एक हमारे फ्रेंड के जो पिता थे वो रेलवे के बहुत सीनियर ऑफिसर थे, बहुत सीनियर ऑफिसर। और हमारा एक दोस्त भाई कॉलेज के टाइम में चलता था, वो बिना टिकट पकड़ा गया। लड़के करते थे, कभी शौक में भी करते थे, कभी पैसे बचाने के लिए भी करते थे, वो पकड़ा गया। मोबाइल फोन वगैरह थे नहीं। उसने जो है रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने बता दिया कि हमारे दोस्त के फादर फलाने फलाने हैं। उसने छोड़ तो दिया, बात वहां तक पहुंची, और फिर एक दिन उसके पिता ने कहा कि भाई इस तरह के मामलों में हमारा नाम मत लिया करो। तो ये स्थितियां होती हैं ये समाज की। जब अभिमुक्तेश्वरानंद को ये पता लग गया कि सत्ता पक्ष से हमें कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलेगी, और ये इतना फुल प्रूफ केस है, क्योंकि जो कुकर्म किया रहता है उसको पता होता है कि हमारे खिलाफ क्या क्या है और हमने क्या कांड किया है। बिल्कुल। तो जब अभिमुक्तेश्वरानंद को यह पता लग गया ना उसे दिल्ली ना उसे लखनऊ, इन दोनों जगहों से कोई राहत नहीं मिलेगी, तो मेरी इस बात की पुष्टि दर्शकों इस बात से हो जाती है कि आज आप देखिए, यह घृणित केस लगने के बाद भी पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम, पूरा विपक्ष का इकोसिस्टम, अखिलेश यादव से लेके वो तमाम विपक्ष पूरी दृढ़ता के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने खड़ा है। अभिमुक्तेश्वरानंद यही चाहते थे, और इसीलिए अभिमुक्तेश्वरानंद चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, इनके ऊपर लगातार हमले किए। एक प्रेशर बनाने की टैक्टिस थी जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद असफल हुए हैं। आज शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, आज शर्म आनी चाहिए अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े एक एक व्यक्ति को, कि बच्चों के साथ इतने, मतलब मैं जिक्र नहीं करना चाहता उसका, इतनी घटिया हरकत करने वाले आरोपी के साथ आप खड़े दिखाई दे रहे हैं। घर वाले साथ छोड़ देते हैं अंजू जी, ये सनातन के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है। ये सनातन द्रोही अभिमुक्तेश्वरानंद किसी भी तरीके से भगवा धारण करने का अधिकारी नहीं है, तब तक जब तक कि ये केस पूरी तरह क्लियर ना हो जाए। इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल राजनीति की जगह नहीं है। और आप याद कीजिए कि जब से ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट से आया, उसके बाद से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहां पर सफाइयां दे रहा है। अरे भाई अब अदालत में सफाई देना ना। और दूसरी तरफ आप अखिलेश को देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम भद्राचार्य का मामला गिना रहे हैं कि 420 का उनके खिलाफ केस था, मैंने उनको बचा लिया, मुझे तो उनको जेल भेज देना चाहिए था। ये अखिलेश ये बताने की कोशिश करें कि इनके जमाने में अदालतें नहीं हुआ करती थी, यही तय करते थे कौन जेल जाएगा कौन नहीं जेल जाएगा। ये तो स्वीकार्यता है, ये अखिलेश ने स्वीकार किया कि वो अदालतों पर दबाव बनाते थे, अदालतों से अपने मन मर्जी के काम कराते थे। और अगर 420 का कोई केस था तो अखिलेश यादव के पास वो कौन सी अंतर्यामी पावर आ गई कि उन्होंने बचा लिया। और अगर मैं फिर चैलेंज करता हूं अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव की सत्ता नहीं है, लेकिन अगर 420 का कोई केस जिसकी वो बात कर रहे हैं अगर है, तो उनके पेपर्स उनको मिल जाएंगे ना। आज इस देश या प्रदेश की किसी अदालत में वो क्यों नहीं चले जाते, या अपने किसी पार्टी पदाधिकारी को क्यों नहीं भेज देते। आपके मंच के माध्यम से मैं खुला चैलेंज करता हूं, कोई अगर दर्शक पहुंचा सके तो सपा के पास ये वीडियो पहुंचा दे
कि इस तरह की जबरिया थोथी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अदालत चले जाना चाहिए। और वो अभिमुक्तेश्वरानंद को बचाने या उनका साथ देने के चक्कर में रामभद्राचार्य से उनका क्या मतलब? रामभद्राचार्य से उनका क्या मतलब? कि यह व्यक्ति अब संत समाज के ऊपर कूड़ा फेंकने का काम कर रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद। और मैंने जो अभी आपको बताया कि ये प्रेशर टैक्टिस थी, जिस प्रेशर टैक्टिस में जब इनको कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो ये विपक्ष के पास गए और विपक्ष वो काम कर रहा है। कल अभिमुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य का नाम लिया, अखिलेश यादव ने उनके ऊपर एक झूठा थूकने का प्रयास किया। अभी इसमें राहुल गांधी का बयान आएगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप गिरफ्तारी होने दीजिए, गिरफ्तारी तो होके रहेगी। संभवतः जब ये दर्शक वीडियो देख रहे होंगे गिरफ्तारी हो भी चुकी होगी। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रयागराज पुलिस पहुंच चुकी है। अभिमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि वो कह रहा है कि गिरफ्तारी का मैं विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका पिता श्री भी अगर धरती पर अवतरित हो जाए, हो सकता है अगर जीवित हो तो उनको मेरा प्रणाम, लेकिन अगर स्वर्ग से उनके स्वर्गवासी पिता भी उतर आए तो ये गिरफ्तारी वो रोक नहीं सकते। और जिस तरीके के बयान बच्चों के हैं, दोनों पीड़ित बच्चों के, जिस तरह के और सबूत अकाट्य हैं। अच्छा, एक थ्योरी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दी कि भाई वो व्यक्ति ही बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है जिसने आरोप लगाए। अरे ठीक है, तो उसके खिलाफ ले जाइए ना केसेस। ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे कुकर्मी को, जिसके ऊपर कुकर्म का आरोप है, अगर योगी आदित्यनाथ उसको नहीं बचा रहे हैं तो जो आरोप लगा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो हिस्ट्री सीटर है तो उसको भी नहीं बचाएंगे। आप क्यों नहीं जाते भाई? अच्छा तो ये होगा कि उसके खिलाफ चल रहे सारे मामले लेके कांग्रेसी इकोसिस्टम हल्ला मचाए। मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अपने सनातन से, मुझे मतलब है अपने भगवा से। सनातन और भगवा को कोई भी अगर गंदा करने का, धूमिल करने का प्रयास करेगा तो मैं ये कहूंगा, मैं तो आमंत्रण दूंगा कि अगर आरोप लगाने वाला, ठीक है आरोप लगाने वाला ऐसा नहीं है, लोग जेल में, इसी देश का संविधान है ना, जेल में रह के आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसी देश ने देखा है ना कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस्तीफा तक नहीं दिया और जेल में गया, तिहाड़ अरविंद केजरीवाल। तो इसी देश के संविधान में यह भी है कि अगर कोई एक अपराधी है और फिर भी अगर वो भारतीय संविधान और कानून के तहत किसी के मुकदमे की पैरवी करता है तो क्या उसको अधिकार नहीं है पैरवी करने का? तो पहला तो ये कि वो हिस्ट्री सीटर है इसलिए वो कुकर्म की पैरवी न करे। ये कौन सा तर्क है भाई? ये तो बेहुदा तर्क है। और मैं फिर कहता हूं, खुल के कहता हूं कि अगर वो भगवा वेशी जिसने की अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर केस की पैरवी जो कर रहा है बच्चों की, तो अगर वो हिस्ट्री सीटर है, अगर उसके खिलाफ तमाम मामले हैं तो भाई ले आओ ना, ले आके लड़ाओ, उसको भी उसके किए की सजा दो। कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन इसे आप निजी लड़ाई को, आप समाज की लड़ाई मत बनाइए। आपने भगवा और सनातन के ऊपर जो कलंक लगाया है, आप उसके अपराधी हैं, यह मानिए। बाकी आपके किए कुकर्म की अगर आपने किया होगा, वो अगर साबित होगा तो उसकी सजा मिलेगी और वो सजा आपको मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि अभी इसमें राहुल गांधी दिखाई देंगे, अभी आपको इसमें प्रियंका वाड्रा उतरी हुई दिखाई देंगी, और मैं डेड श्योर हूं कि राहुल गांधी से पहले इसमें प्रियंका गांधी कूदेंगी। और इन्हें ये शर्म नहीं आएगी कि ये पॉक्सो, जिसमें 2 बच्चों के शोषण का मामला है, उसके आरोपी के साथ ये खड़े नजर आ रहे हैं। इन्हें अपने मुंह पे कालिख लगा लेनी चाहिए। तो ये मत ना भूलिए कि शंकराचार्य की जो उपाधि धारण किए हुए घूम रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, वो किसकी चिट्ठी से मिली थी? वही तो प्रियंका वाड्रा की चिट्ठी थी ना, जिसने इनको शंकराचार्य की उपाधि के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। केवल ऑथेंटिकेट किया था उन्होंने, और एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि ये कहा था कि आप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप शंकराचार्य। तो एक वो प्रॉपर प्रियंका वाड्रा ने चिट्ठी लिखी थी। हाँ सही बात है, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट से ये नहीं अपॉइंट हुए थे, ये तो जबरिया काबिज हैं। और काबिज होने के बाद वो मामला जो है वो कोर्ट में है और कोर्ट ने स्टे लगा रखी है। स्टे लगाने के बाद इनको नैतिक समर्थन और इनकी पीठ ठोकी उस पत्र के जरिए प्रियंका वाड्रा ने, जैसा कि उनकी दादी ने कभी किया था इनके गुरु के साथ। अच्छा, एक चीज और है कि एक तो बदले की भावना से किया जा रहा है। माघ मेले में जो कुछ किया इन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद ने, उसके लिए योगी इनसे बदला ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो योगी को क्या क्या नहीं कहा, औरंगजेब की औलाद, हुमायूं की औलाद, भगवा पहनकर सीएम क्यों बने वगैरह वगैरह। लेकिन इसी की आड़ में अखिलेश यादव
यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को भी, ब्रिजेश पाठक को भी, कि 100 विधायक ले आओ और सीएम बन जाओ। ये किस तरह की राजनीति है? मतलब सत्ता से दूर नहीं रह पा रहे हैं अखिलेश यादव और उनको लग रहा है कि 2027 में भी सुपड़ा साफ हो गए, तो ऐसा ही कुछ खेल किया जाए। बता रहे हैं आपको। उससे पहले जरा उस बात को एक बार फिर दोहरा देने की जरूरत है कि ये राजनीतिक विद्वेष से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, गलत, फ्रॉड। माघ मेले का पूरा वितंडा होने से पहले एडीजे रेप कोर्ट में यह मामला जा चुका था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो वो तारीख थी 27 से 28 जनवरी। 28 जनवरी क्या 28 जनवरी के पहले या 28 जनवरी के दिन माघ मेले का ये बवाल चल रहा था, ये ड्रामा चल रहा था? नहीं चल रहा था ना, उसके बाद में ये ड्रामा शुरू हुआ है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक विद्वेष से योगी आदित्यनाथ ने ये कांड करवाया है, ये फ्रॉड है। अब चलते हैं जरा अखिलेश यादव को। आप मुझे ये बताइए, जब किसी को सपने में भी खुद के लिए गाड़ी नहीं खरीद पाने की हैसियत और औकात पता होती है, तब वो कहता है अंजू जी जरा 2 दिन के लिए हमको जाना है, जरा गाड़ी दे देती। कहता है ना, तभी ना कहता है। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि जब आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, एक हम्बल है, सबके पास गाड़ी हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो गाड़ियों में चलने के लिए तड़पड़ा रहा हो और खुद की कोई हैसियत ना हो, तब वो कहता है कि अंजू जी जरा 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी दे दीजिए। अखिलेश यादव यही कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है, जिस तरह राहुल गांधी को पता है कि नरेंद्र मोदी को वो भारत में राजनीति करते हुए चुनाव में हरा नहीं सकते और चुनाव में हरा के पद से नहीं हटा सकते। इसलिए कभी बांग्लादेश करा दो, कभी नेपाल करा दो, देश में आग लगा दो, अराजकता फैला दो। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी को लोग डंडे मारेंगे, मोदी तुम भाग जाओ, चुनाव आयोग ऐसा है, चुनाव आयोग वैसा है, शेख हसीना बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी को। क्यों? अरे भाई 14 में तुम हार गए, कोई बात नहीं, 19 में हरा दिए होते, कौन रोक रहा था तुमको? 24 में हरा दिए होते, नहीं हरा पाए, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई 29 आ रहा है तब हरा देना। ठीक यही स्थिति अखिलेश यादव की है। वो जान रहे हैं कि 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश में जो इतिहास दोहराया गया है कि एक 5 साल की चुनी हुई सरकार 2017 से 22 तक चलती है, 22 में फिर दोहराई जाती है। वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के काम के सामने 2027 का चुनाव वो पोलिंग बूथ से मतों के जरिए नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। तो फिर क्या होता है? पाठक जी, मौर्य जी, अरे सुनो ना, आ जाओ। और इस बात में कोई मतलब, ये लखनऊ में चुटकुले सुनाए जा रहे हैं जब से इन्होंने ये कहा है। ये चुटकुलेबाजी है साहब। दरअसल जानते हैं परेशानी क्या है? उत्तर प्रदेश भाजपा ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने शानदार तरीके से इस पूरी कवायद, इस पूरे एपिसोड को हैंडल किया है। जब आप फ्रॉड तरीके से शिखा खींचने क्या प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अपने यहां बटुकों का सम्मान कर रहे थे। ये क्या अपने सुपर बॉस के बिना सहमति के हुआ है? मुख्यमंत्री जी की सहमति और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह संकेत देने का काम किया गया है ब्रिजेश पाठक के। इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सिंगापुर में पहुंच चुके हैं। दिनेश मौर्य, केशव मौर्य दूसरे डिप्टी सीएम अपने दूसरी यात्राओं पर गए हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बिल्ली के भाग से चीका टूट जाए। अखिलेश यादव, बेहतर ये होगा आप चुनाव की तैयारी करिए, अच्छे से चुनाव लड़िए। किसी भी देश के लोकतांत्रिक नागरिक को भी अच्छे से चुनाव लड़ते हुए देखना भी बड़ा अच्छा लगता है। आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव लड़िए। तो ये सस्ती हरकतें हैं और एक ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का एक बड़ी सस्ती टेक्निक है। आप तो जानते हैं ये बड़ी सस्ती टेक्निक है कि नहीं नहीं फलाने फलाने में चल रहा है, योगी वर्सेस फलाने चल रहा है, फलाने वर्सेस फलाने चल रहा है। जब आप खुद किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखते तो आप फिर कोशिश करते हैं कि उसके घर में कहीं हम कोई लगाव बझाव कर सकें। इसे अब मैं रेसिस्ट टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो पंचायती
औरतें होती ना हमारे गांव में, देखिए अंजू जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कोई किसी का असम्मान नहीं कर रहा हूं, लेकिन देशज की जो उदाहरण है ना, वो देने से जरा बड़ी बातें भी सहजता से समझ में। ये कुटनी औरतों जैसे काम अखिलेश यादव कर रहे हैं कि जब किसी के घर के आप ताकत को, उसके प्रभाव को, उसके बढ़ते हुए उसके डेवलपमेंट को रोक नहीं पाते, तो आप जेठानी और देवरानी में झगड़े लगाते हैं। ऐसी महिलाएं पाई जाती हैं, कान फूंक देंगी, अरे वो तो फलाने तुम्हारे तो ऐसे कहती है, अरे वो तो हमारे यहाँ आके फलाने फलाने से ऐसे करी। अखिलेश यादव की ये स्थिति है। मुझ जैसे उत्तर प्रदेश के नागरिक को, उत्तर प्रदेश के वोटर को, भारत के नागरिक को जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है अखिलेश यादव। आप राहुल गांधी मत बनिए, थोड़ा सा अलग होइए। राहुल गांधी मान बैठे हैं कि मोदी को वो चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए अनाप शनाप हरकतें करते हैं। आज उन्होंने अपने एनएसआई के लड़कों के कपड़े उतारे हैं, कल वो खुद अपने कपड़े उतार के घूमेंगे। एक दिन इस देश में ये होगा और हम सब देखेंगे, 29 से पहले ये देखेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूं। तो अखिलेश यादव ये सस्ती हरकतें कर रहे हैं। इन सारी चीजों में जो सबसे दुख की बात यह है कि हमारे सनातन की संत परंपरा, वो आज इतने गंदे कीचड़ में उसे उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस अपराध के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। एक भगवा मुख्यमंत्री विदेश में जाके 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की प्रगति का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ एक भगवाधारी पाक्सो के केस में अरेस्ट हो रहा है, और उसको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं ये भारत के विपक्षी। क्योंकि उनको तो हथियार मिल गया ना। आप सोचिए, टीवी डिबेट्स में देखिए अवनीश जी क्या हो रहा है आजकल। तो साधु संत ही आपस में भिड़े हुए, एक तबका उनके साथ है, एक इधर है। तो वो जो बटोगे और कटोगे समाज को समझा रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो तो संतों पर आ गया ना। दोनों तरह के एक दो फाड़ हो चुके संत समाज में भी। और फिर आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा ना, फलां वर्सेस फलां का एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। एक वो जो रिकॉर्डिंग लीक हुई है, वो समाजवादी पार्टी का एक नेता है ना, जो ये टीवी डिबेट्स में कुछ चैनल्स हैं जो इनके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हैं, कि वहां पर शाम को डिस्कशन क्या होना चाहिए कि बहुत नाराज है अमित शाह योगी जी से, योगी जी अलग थलग पड़ गए हैं, उनके दोनों डिप्टी बड़े परेशान हैं, जो ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं या ब्राह्मण विधायक है वो उनसे नाराज है, वगैरह वगैरह। ऐसा प्रोपेगेंडा होना चाहिए। और ऐसे टीवी डिबेट्स आपको कुछ एक चैनल्स पर देखने को मिल भी रहे हैं। तो ये सारी हरकतें भी हो रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। चलिए मान लेते हैं ये हरकतें हो रही हैं। 2014 जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता उखाड़ के फेंक दी, तब से लेके इस तरह की लगातार हरकतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा जब आए 2017 में, चीलम दिस दैट, ये क्या जाने, घंटा बजाए, इसको कुछ आता नहीं, मंदिर का घंटा बजाए, चीलम वाला बाबा, ये सब चलता रहा ना। 2014 से नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में ये चलता रहा ना, विदेशों तक से प्रोपेगेंडा चलाए जाते रहा ना। अब बताइए, उस घाघ जनता पर असर पड़ रहा है? घाघ वोटर पर, मतदाता जो जमीन पर बैठा हुआ है, कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हम लोग चिंता कर रहे हैं, आधे घंटे बैठ के बतिया रहे हैं, वो मस्त है। सर इनको एक्सपोज करना भी तो जरूरी ना। बौखलाहट, सत्ता की बिलबिलाहट जो है वो किस तरह से, किस हद तक है। इस तरह के प्रोपेगेंडे ये पर्दे के पीछे चलाते हैं, ये एक्सपोज भी तो होने चाहिए। हमारी ड्यूटी ये भी तो है कि इनकी असलियत जनता के सामने रखी जाए। मैं वही आपकी ही बात कह रहा हूं, जरा दूसरे तरीके से कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम आप बैठ के आधे घंटे बात कर रहे हैं, हमें लगातार ये बात करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, जनता अपना काम कर रही है, इनको जो आता है वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि सबकी दृष्टि बड़ी क्लियर है। 2014 से इस देश के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की दृष्टि क्लियर है। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 2017 से जनता की दृष्टि बिल्कुल क्लियर है कि अपन को बाबा मांगता है भाई। हमारे पास 20 काम की लिस्ट है, उसमें से 4 काम हुए हैं, 16 काम हैं, बाकी अभी पेंडिंग है। बाबा ही करेगा, हमको बाबा मांगता है भाई। हमको लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही मांगता है, हमको इसी तरह से डेवलपमेंट मांगता है, हमको इसी तरह सनातन का प्राइड हम मांगते हैं, हमको इसी तरीके से जो मजहबी कट्टरवाद का कायदे से इलाज कर दे वो चाहिए। तो मतदाता का ग्राउंड पर जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, जो जिसे मैं एक लाभार्थी वर्ग भी कहता हूं, जो योजनाओं को
अपने पास आता हुआ देख रहा है, जिसके पास उज्ज्वला योजना का गैस है, जिसके घर पानी है, जिसके घर फ्री राशन है, जिसका मकान बन चुका है, जिसके बहन बेटियां सुरक्षित हैं, जिनकी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, उनको लोफर छेड़ नहीं पाते, जिनके मठ मंदिर वो बनते हुए देख रहा है, जो जाके महाकुंभ में डुबकी लगा के आया है, जो माघ मेले में अभी स्नान करके आया है, वो लाभार्थी है भाई। उसको और क्या चाहिए? उसको और क्या चाहिए? रही बात, वो अपना काम कर रहा है, हम आप जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, फिर बाकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो क्या मतलब गुल्ली डंडा खेलने के लिए आई हैं? वो अपना काम करेंगी, वो अपना काम कर रही हैं। सवाल ये होता है कि सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लीड कौन ले रहा है? इसलिए ये सारी चीजें लोगों को लगता है कि अरे नहीं, सरकार का विरोध ऐसा हो रहा है, अरे अरे ये बवाल खड़ा हो गया इससे। अभी यूजीसी का मैटर, जब मैं कहता हूं सब पानी थिराने दीजिए, सब पानी थिराने दीजिए। हम ये मानते हैं कि 100% उम्मीदें किसी की पूरी नहीं होती, हमारी अपने बच्चों से नहीं होती, हमने अपने माँ पिता की 100% उम्मीदें नहीं पूरी की होंगी। हम देख रहे हैं कि ठीक है भाई, 8 काम हुए, 18 काम बाकी है, लेकिन ये होगा इन्हीं से, जनता को ये पता है। तो इसलिए जनता अपना काम कर रही है, हम आप जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं। राम जी की गिलहरियां, उसी के साथ नकारात्मक शक्तियों को अपना काम करने दीजिए, सब काम पे लगे रहें। अच्छा तो है देश में 2014 से, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में सांस्कृतिक क्रांति हुई है, जो धीरे धीरे और राज्यों की तरफ बढ़ रही है, यानी सेंटर और स्टेट्स, इन सारी जगह कल्चरल रेवोल्यूशन है भाई। हम कल्चरल रेवोल्यूशन के दौर में जी रहे हैं, वरना तो हमने वो भी दौर देखा है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो समय बदला ना, अब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस से गौ माता को देखते हैं ना, उनका संवर्धन देखते हैं ना, उनका श्रृंगार देखते हैं ना, शारदीय नवरात्र में हमें वो तस्वीरें दिखाई देती है ना, हमारा प्रधानमंत्री महाकुंभ में डुबकी लगाता है ना। सर यही सब चीजें तो उस जमात को कष्ट पहुंचा रही है ना, सनातन को भी बांटने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। अभी देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ क्या होता है, जमानत मिलना असंभव है पॉक्सो में, क्योंकि सारा ओनस जो आरोपी होता है उस पर होता है खुद को साबित करने का कि वो इसमें लिप्त नहीं था। तो ये तो बहुत कठिन डगर है उनके लिए। चलिए देखते हैं सर कि इस मामले में आगे क्या होता है, और ये अखिलेश एंड कंपनी कितने दिन तक उनका साथ देते हैं, कितने दिन तक उनके पीछे पीछे घूमते हैं। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, प्रणाम।